नमस्कार। आज का हमारा ये वीडियो कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में हम लोग लखनवी अंदाज यशपाल जी का पाठ पढ़ रहे हैं। यशपाल जी ने हमें ये बताया है कि लखनऊ में रहने वाले जो नवाब थे उनकी स्थिति कैसी थी। लेखक शुरू से ये बता रहे हैं कि एक ट्रेन में चढ़ते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये डिब्बा पूरी तरह से खाली होगा, परंतु वहाँ उनकी सोच से विपरीत नवाब साहब पहले से ही बैठे रहते हैं। बाद में लेखक जब उनके सामने बैठ जाता है तो ये देखता है कि नवाब साहब के सामने 2 खीरे रखे हैं। नवाबों की शान में खीरे खाना, खीरे को फल की तरह खाना, ये असंभव था। ये लेखक के लिए एक आश्चर्यजनक घटना थी। नवाब साहब बहुत झेप रहे थे कि मैं इस व्यक्ति यानी इस सभ्य व्यक्ति के सामने खीरे कैसे खा सकता हूँ। ये परेशानी नवाब साहब की थी और यही परेशानी लेखक की थी कि आखिर ये कैसे खीरे खा सकते हैं। जब लेखक ट्रेन में घुसा था उस वक्त नवाब साहब ने किसी भी प्रकार से लेखक का स्वागत संबोधन या किसी भी प्रकार का कुछ भी हाव भाव एक्सप्रेशन नहीं दिखाया था, जिसकी वजह से लेखक और नवाब साहब में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन यानी बातचीत कुछ भी नहीं हो रही थी। लेखक ये सोच रहा था कि आखिर ये नवाब साहब खीरे कैसे और क्यों खाने वाले हैं, क्योंकि नवाब लोग खीरे नहीं खाते। ये बात उसको समझ में नहीं आ रही थी, परंतु खीरे सामने रखे थे, ये बात सत्य थी। अब नवाब साहब ने खीरे की परिस्थिति को समझते हुए अब उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं खीरे को अब फेंकता हूँ तो इसमें मेरी बेइज्जती है, इसमें पता चल जाएगा इस व्यक्ति को कि मैं खीरे खाने के लिए लाया था, परंतु उसे देख करके अब नहीं खा रहा हूँ। तो नवाब साहब ने सोचा कि क्यों ना इस व्यक्ति को भी इस घटना में शामिल किया जाए, अर्थात इनको भी खीरा खिलाया जाए, जिससे खीरा खाने से ये और हम एक हो जाएंगे, और जब हम एक हो जाएंगे तो ये हमारी किसी प्रकार की बुराई नहीं कर पाएगा। नवाब साहब ये भूल जाते हैं कि आम व्यक्ति के लिए खीरा खाना आम घटना है, उसे किसी प्रकार के कोई संकोच या ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता जिससे कि वो खीरा खाने से घबराए या कुछ हो। नवाब साहब लेखक को खीरा खाने के लिए आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि आप भी खीरा खाइए, परंतु लेखक कहता है कि ये खीरा मैं नहीं खा सकता, क्योंकि मैं खीरा खाने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, मुझे आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। नवाब साहब को मना किए जाने पर नवाब साहब की स्थिति कुछ अजीब हो गई। अब नवाब साहब ये कंफ्यूज हो गए, असमंजस में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। उनकी ये चाल बेकार हो चुकी थी। तो नवाब साहब ने गर्मजोशी के साथ खीरे को उठाया, नीचे से सीट के नीचे रखे हुए पानी को निकाला और खीरे को अच्छी प्रकार से धोया। धोने के बाद छीला, छीलने के बाद उसको करीने से यानी तरीके से उसके टुकड़े टुकड़े किए और उसको सामने रख दिया। सामने रख करके उसमें नमक मिर्च इत्यादि जो भी उसको नवाब साहब को खीरे के साथ प्राप्त हुआ था वो सब उसमें डालने लगे। खीरे को इस तरह से सजाते हुए देख करके लेखक के मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा था कि आखिर नवाब साहब इस खीरे के साथ क्या करना चाहते हैं। नवाब साहब को ये आभास हो रहा था कि अब मैं खीरा खाऊंगा और ये व्यक्ति मुझे खीरा खाते हुए देखेगा। लेखक सोच रहा था कि नवाब साहब खीरा क्यों खाएंगे, जबकि नवाब साहब जैसे लोगों को खीरा खाने के आदत नहीं है। अब इन सारी बातों को सोचने के बाद लेखक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था कि नवाब साहब क्या करेंगे। नवाब साहब मन ही मन असमंजस और बड़ी विकट स्थिति में थे और उनका सिर्फ और सिर्फ दिखावा था कि आखिर मुझे अब क्या करना है। केवल वो दिखावा कर रहे थे कि मुझे खीरे को खाना है कि नहीं खाना है, ऐसा उनके मन में विचार और सोच चल रही थी। परंतु नवाब साहब असमंजस की स्थिति उनकी ये थी कि मैं खीरे को खाऊं या ना खाऊं, परंतु खीरा मैंने रखा है तो मुझे इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उस खीरे को काटना और उसके साथ वो सारी क्रियाएं करना आरंभ कर दिया जो खीरा खाने के पहले की जाती है।
चलिए देखते हैं कि नवाब साहब खीरे के साथ क्या व्यवहार करते हैं। यशपाल जी को हम लोग पढ़ रहे थे। ये हैं यशपाल जी। चलिए अब हम लोग जहाँ पर छोड़े थे उससे आगे चलते हैं। ये हम लोग का हो गया था। कह रहे ठाली बैठे, लेखक कह रहे थे कि ठाली बैठे नहीं, खाली बैठकर कल्पना करते रहना ये लेखक की पुरानी आदत थी। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। कह रहे नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान लेखक करने लगा। लेखक जो थे अपनी विशेषता बता रहे हैं कि मैं जब खाली बैठा रहता हूँ तो मैं कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ। अब लेखक क्या सोच रहा है ये अपने बारे में बता रहे हैं। लेखक के सामने सब्जेक्ट के रूप में यानी विषय के रूप में नवाब साहब उपस्थित थे। तो लेखक को सबसे आसान बात ये लगी कि हम नवाब साहब के बारे में सोच सकते हैं। उन्होंने जो व्यवहार किया या वो जो कर रहे हैं उसके बारे में सोचा जा सकता है। ऐसा लेखक सोच करके नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। लेखक ये सोचने लगा कि मेरी वजह से नवाब साहब को क्या क्या सुविधा यानी कठिनाइयाँ हो रही हैं और इस संदर्भ में वे क्या संकोच कर रहे हैं, उसका अनुमान लगाने लगा। अब लेखक अनुमान लगा रहा है। संभव है यानी हो सकता है। लेखक सोच रहा है कि हो सकता है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। लेखक सोच रहा है कि शायद नवाब साहब अकेले यात्रा करना चाहते थे और किफ़ायत यानी बचत हो, इसलिए वो फर्स्ट क्लास का टिकट न लेकर के सेकंड क्लास का टिकट लेकर के यहाँ पर बैठ गए। अब उन्हें ये गंवारा मतलब मंजूर, उनको ये मंजूर ना हो कि अब शहर का कोई सफ़ेद पोश व्यक्ति मझले दर्जे में सफ़र करता हुआ नवाब साहब को देख ले। मझले दर्जे यानी सेकंड क्लास में नवाब साहब यात्रा कर रहे हैं, ये उनकी शान और शौकत के खिलाफ है। उनको फर्स्ट क्लास में होना चाहिए। लेखक ये सोच रहा है कि सेकंड क्लास में यात्रा करते हुए मैं उन्हें देख पा रहा हूँ, ये नवाब साहब के लिए अच्छी बात नहीं है। नवाब साहब शायद ये बात सोच रहे हैं। कह रहे हैं कि या फिर वक्त काटने के लिए ही खीरा खरीदा होगा और किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। मैंने आपको बार बार बताया है कि नवाब लोग खीरा फल की तरह नहीं खा सकते, नहीं खाते हैं। खाने को तो कुछ भी खा सकते हैं पर नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनकी नवाबी हैसियत के विरुद्ध है, खिलाफ है। अगर वो खीरे को खाली फलों की तरह खाएंगे तो इसमें उनका अपमान होता है। तो लेखक कह रहे हैं कि अब किसी सफ़ेद पोश व्यक्ति के सामने खीरा खाते हुए देखे जाने का भय भी नवाब साहब के अंदर उपस्थित है। लेखक कह रहे हैं कि हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों से देखना यानी तिरछी निगाह से अपने आप को बचा कर यानी छुप कर देखना। लेखक तिरछी निगाह से नवाब साहब की नज़रों को बचाकर नवाब साहब को ही देख रहा था। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की के बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। अब नवाब साहब के हाथ से बात निकल चुकी थी। क्या होता है कि बातचीत, दुआ सलाम और मारपीट अगर जाते जाते हो जाए तो हो गई, नहीं तो फिर नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आया या आप किसी के घर में गए तो दरवाज़ा खुलते ही, सामना होते ही पहले नमस्कार प्रणाम जो भी करना है वो तुरंत करेंगे, या आधा घंटा बैठने के बाद तो कोई प्रणाम करेगा नहीं। अगर वो ऐसा करता है तो वो बनावटी दिखता है, असंस्कारी हो जाता है। और अगर कहीं मारपीट करने गए हैं तो अगर आपको मारपीट करनी है तो तुरंत शुरू हो जाइए। ये
तकाजा है, यानी वक्त का तकाजा। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं, बातचीत होने लगती, फिर ये सब नहीं होता। इसलिए कहा गया है, कहावत हमारे यहाँ, कि मारपीट और दुआ सलाम पहुँचते पहुँचते हो जाए तो हो गई, नहीं तो फिर नहीं होती। लेखक भी कह रहे हैं कि नवाब साहब के हाथ से अब ये सभ्यता वाली बातें सारी निकल चुकी थी, यानी उन्होंने समय रहते हमारा अभिवादन नहीं किया, हमसे बातचीत नहीं की, या हमारा स्वागत नहीं किया। भले हम अपरिचित हैं, परंतु डिब्बे में घुसने पर उनके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं था, तो कम से कम नवाब साहब को मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा तो देना चाहिए था। ऐसा लेखक कह रहा है। अब नवाब साहब अपनी जो झिझक थी, उनकी जो संकोच और शर्म थी, उसको वो किस तरह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले वो कुछ देर गाड़ी की खिड़कियों से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। गौर करना मतलब समझना। अब नवाब साहब समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब मैं इस व्यक्ति से कैसे बात करूं, या इस खीरे का प्रेजेंटेशन कैसे करूं, खीरे को कैसे खाऊं ना खाऊं। नवाब साहब के सामने बड़ी दुविधा थी। अगर वो खीरे को नहीं खाते हैं तो लेखक प्रश्न पूछ सकता है कि आखिर आपने खीरा क्यों खरीदा, और अगर वो खीरा खाते हैं तो ये उनकी नवाबी शान के विरुद्ध है। और वो भी लेखक के सामने, अकेले होते तो खा लेते, परंतु लेखक के सामने खाना असंभव। इन्हीं स्थितियों पर नवाब साहब विचार कर रहे थे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधित किया। क्या होता है, नवाब साहब ने वही रूप धारण किया जो कई बार हम मजबूरी में करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को जब अचानक देखते हैं भीड़ में, कहते हैं ओह आप भी हैं यहाँ पर, और हाथ बढ़ा करके प्रणाम करके, जैसा भी संबंध रिलेशन हो उस तरह से उसका संबोधन और प्रणाम करते हैं। वो भीड़ में होता है, या उस समय होता है जब व्यक्ति कहीं पर खोया है, किसी काम में मशगूल है और किसी के आने की सूचना उसे प्राप्त ना हो। नवाब साहब ने भी ऐसा अनुभव कराया लेखक को कि मैं बाहर के दृश्य देखने में इतना व्यस्त था कि मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि आप आए। ओह, नवाब साहब ने सहसा यानी अचानक लेखक को संबोधित किया। आदाब अर्ज़, जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। उन्होंने आदाब किया, नमस्कार किया, और जनाब का मतलब होता है उर्दू में श्रीमान। और उन्होंने तुरंत ऑफर कर दिया कि क्या आप खीरा खाना पसंद करेंगे। लेखक को नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक जो था वो नवाब साहब के इस अचानक बदले हुए रूप को देख करके आश्चर्यचकित हो गया, और उसे बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि नवाब साहब ने ये एक नया रूप किस प्रकार से धारण कर लिया। भाप लिया मतलब समझ लिया, बिना बताए बातों को समझ लेना यानी भाप लेना। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। अब लेखक ने भाप लिया यानी जान लिया कि नवाब साहब शराफत यानी अपने सज्जनता प्रदर्शित करने के लिए इस गुमान का मतलब भुलावा, इस भुलावे में है कि वे हमें भी मामूली आदमी समझ रहे हैं। लेखक नवाब साहब के सामने ये प्रदर्शित कर रहा है कि मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, आम आदमी नहीं हूँ जिसे आप कहेंगे और मैं स्वीकार कर लूँगा, और मैं आपके खीरे के ऑफ़र को स्वीकार कर लूँगा और आप ही की तरह हो जाऊँगा। अब लेखक नवाब साहब के सामने कुछ विशिष्ट बनने की कोशिश कर रहा है, और ये नवाब साहब को बताना चाहता है कि मैं आपके जैसा, यानी जैसा आप मुझे समझ रहे हैं, एकदम मामूली से मामूली व्यक्ति मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरी भी कोई आत्मसम्मान और आत्म प्रतिष्ठा है जिसे मैं आपके सामने बिल्कुल भी नहीं रखूँगा। लथेड़ लेना यानी घसीट लेना, हरकत मतलब आदत से मजबूर होना। कहने कुछ ऐसी हरकतें जो न बड़े लोग छोटे लोगों के प्रति करते हैं, यानी उनको नहीं देखना, देख करके भी अनदेखा करना, उनकी बातों पर गौर न करना, उनकी बातों को कोई तवज्जो न देना, तवज्जो ने महत्व न देना। इस तरह का व्यवहार नवाब साहब ने लेखक के साथ किया, और लेखक ने नवाब साहब को ये अनुभव कराया कि मैं उन आम व्यक्तियों में से नहीं हूँ जिसे आप कभी भी
अपना बना लें और कभी भी लताड़ कर लथेड़ कर भगा दें। लेकिन लेखक भी एक सम्मानित व्यक्ति था, तो उसने आदाब अर्ज का जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाइए। जनाब जवाब दिया, जनाब क्या है, जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाइए। लेखक ने कहा शुक्रिया यानी धन्यवाद, किबला शौक फरमाइए यानी आप ही खाइए। लेखक ने नवाब साहब को डायरेक्ट कह दिया कि आपने मुझे खीरे के लिए आमंत्रित किया, ऑफ़र दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, परंतु ये खीरा आप ही खाइए। लेखक ने ऐसा जवाब दे दिया। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे को नीचे रखे तौलिए को झाड़कर सामने बिछा लिया। अगर लेखक नवाब साहब के ऑफर को यानी खीरे खाने की बात को स्वीकार कर लेता तो नवाब साहब की सारी परेशानी समाप्त हो जाती, परंतु नवाब साहब की परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि खीरा खाएं या ना खाएं, और अगर खीरा खाते हैं तो किस तरह से खाएं, ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है। परंतु इस बात को समझने, परिस्थितियों को गौर करने के उद्देश्य से नवाब साहब ने पहले खिड़की के बाहर देखना शुरू किया, फिर परिस्थितियों को समझा और उसके बाद फिर दृढ़ निश्चय होकर के यानी अपने आत्मसम्मान को बटोर करके पूरे साहस के साथ, मतलब कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हों जो करने से उनकी निंदा होगी, बुराई होगी, ऐसा उनके मन में विचार आया होगा। और जब इस तरह का विचार व्यक्ति के मन में आता है तो वो अपने आप को दृढ़ करता है, मजबूत करता है, अंदर से आत्मसम्मान को और आत्मबल को उत्तेजित करता है। उत्तेजित करके वो फिर से उस कार्य को करने में लग जाता है। तो नवाब साहब ने भी ठीक वैसा ही किया, परिस्थितियों को समझा और खीरे के नीचे रखे हुए तौलिए को झाड़ा और झाड़ करके अपने सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। पुराने समय में आज की तरह ट्रेन में न तो पानी बिकता है, न चाय बिकता था, और न ही ऐसा पानी होता था जो आप पी सकें। स्टेशनों पर भी बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं हुआ करती थीं। तो जो लोग ट्रेनों में सफ़र करते थे, यात्रा करते थे, वो लोग अपने पानी की व्यवस्था रखते थे। नवाब साहब ने लोटे में पानी रखा था, वो भी सीट के नीचे। उन्होंने लोटे का पानी उठाया, खिड़की के बाहर खीरे को निकाला, बाकायदा पानी डालकर उसको धोया, धोने के बाद उस तौलिए से पोंछा और पोंछ करके रख दिया। अब नवाब साहब ने अगला स्टेप क्या किया, जेब से चाकू निकाला। नवाब साहब खीरा खाने के लिए पूरी तैयारी करके आए थे पर लेखक ने भेड़ मार दिया। अब जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरे के सिरे काटे और उन्हें घोदकर झाग निकाला। खीरे की एक विशेषता होती है, खीरे में बहुत सारे गुण होते हैं। उसके पानी से बहुत सारे कॉस्मेटिक्स बनाए जाते हैं, सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं। खीरा मनुष्य को बहुत ताजगी और बहुत ही उपयोगी है, गुणकारी है। परंतु उसमें एक दुर्गुण होता है, उसका जो सिर होता है यानी वो हिस्सा जो पेड़ से जुड़ा होता है, वहाँ पर कुछ जो है ऐसे अम्ल होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे वो कड़वा हो जाता है। तो उसको निकालने का उपाय ये है कि उसको सिरे से काटा जाता है, फिर चक्कू से गोदा जाता है, फिर उसमें ज़रा नमक डाल के उसको रगड़ा जाता है। तो जब रगड़ने से क्या होता है, उसके झाग जो है बाहर आ जाते हैं और उसका जो कसैलापन, कड़वापन है वो निकल जाता है और फिर उसको काट के फेंक दिया जाता है। ये खीरे का सबसे बड़ी विशेषता और दुर्गुण है। नवाब साहब ने भी वही किया, सिरे से खीरे को काटा, उसे गोदा, उसमें से झाग निकाला, फिर खीरे को बहुत एहतियात से, एहतियात मतलब होता है संभाल करके और तरीके से
छील कर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। एहतियात यानी सावधानी इसलिए बरती थी कि ट्रेन चल रही थी और अगर उनके हाथ से खीरा फिसलता तो ज़मीन में गिर जाता और फिर वो खाने के लायक ना रह जाता। तो बड़ी सावधानी से उन्होंने खीरे के छिलके को छीला, फिर उसको फाँकों को करीने से यानी बड़ी ही सफाई से और डिज़ाइन से, यानी हर फाँक की जो मोटाई थी वो एकदम बराबर थी, एकदम सजावटी तरीके से खीरे को काटा और तौलिए पर सजाते चले गए। उन्होंने क्या किया कि खीरे को काटा, काट करके तौलिए पर सजा दिया। नवाब साहब खीरा खाने के लिए अब बेचैन हो चुके हैं। अब वो खीरे को कैसे खाएंगे और किस तरह से लेखक को खिलाएंगे, ये हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में।